हेलो डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम गुरुजी। आज से हम एक नई सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा जितना भी सिविल इंजीनियरिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, कोई भी टूल्स हो, उनके ऊपर वीडियो रहेगी और आपको डिटेल में आंसर दिया जाएगा। जैसे कि हमने आज के इस टॉपिक में सिर्फ स्टील की कुछ बार ही ली है, तो इसको लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ हम वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे स्टील बार ली है, आपको पता है कि जो बार होती है वो दो तरह की होती है। एक तो हमारी माइल्ड स्टील बार होती है, सभी को पता है। दूसरी होती है HYST बार। HYST बार जो होती है, H फॉर हाई, Y फॉर यील्ड एंड S फॉर स्ट्रेंथ एंड D फॉर डिफॉर्म। तो इस तरह से इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका एक और नाम होता है, वो होता है टोर बार। तो ये दो नाम होते हैं। सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो माइल्ड स्टील बार होती है वो कौन से IS कोड से रिलेट करती है। मैं आपको ये भी दूंगा कि भाई ये जो हमने फोटो यहाँ पे ली है, तो ये क्यों ली है, यहाँ से क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ें जो है उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या भाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइल्ड स्टील है वो हमारे IS कोड 432 पार्ट 1 में आपको इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ये माइल्ड स्टील का बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो 250 न्यूटन पर mm² होती है। कभी कभी आप इसको FE 250 स्टील के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइल्ड स्टील के ऊपर। अब यहाँ पे हमने फोटो में तो HYST वार लिया है, लेकिन ये HYST वार है, माइल्ड स्टील ये नहीं होता है। माइल्ड स्टील जो होता है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये बने हुए हैं, इसको रिब्स बोलते हैं। ये नहीं होता, वो सिंपली प्लेन होता है। तो माइल्ड स्टील जो होता है वो बहुत ही डक्टाइल होता है अगर आप HYST वार से कंपेयर करेंगे। तो इसलिए इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये और यहाँ पे देखिए HYST बार है, तो इसमें कार्बन कंटेंट कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो HYST माइल्ड स्टील ये कवर हो गया। अब यहाँ पे HYST बार की बात करते हैं। सिंपल जो पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं सबसे पहले। तो HYST बार जो होता है वो हमारे IS कोड में आता है। ये इस IS कोड में आपको HYST बार जो है वो देखने को मिलता है। तो HYST बार जो होता है वो तीन चार ग्रेड में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि स्ट्रेंथ के बेस पर ग्रेड दिए गए हैं। जैसे कि एक होता है FE 415 होता है, एक FE 500 ग्रेड होता है, एक होता है FE 550 होता है, एक FE 600 ग्रेड होता है। ये स्ट्रेंथ के बेस पर चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जब भी आप इसको डिज़ाइन की बात आती है HYST बार को, तो इसमें 0.2% आप प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, प्रूफ स्ट्रेस जो होता है वो आप HYST बार में लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब एग्जाम में एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है। तो स्टील की डेंसिटी जो होती है वो होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। kg पर क्यूबिक मीटर ये इसकी डेंसिटी होती है। ये तो आ गई आपकी स्टील की। लेकिन एक होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील उसकी भी डेंसिटी होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी डेंसिटी जो होती है वो वेरी करती है स्टेनलेस स्टील की। तो वो कितनी वेरी करती है, वो करती है 7480 से लेकर 8000 kg पर क्यूबिक मीटर। इतनी वेरी करती है उसकी जो डेंसिटी होती है। लेकिन जो स्टील होता है उसकी डेंसिटी सिर्फ 7850 ही। आपको पता है कॉमन क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसकी डेंसिटी कई बार होता है कि आपको किलो न्यूटन में क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। तो किलो न्यूटन में आपको पता है कि भाई 78.50 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ये होता है। तो ये अब एक इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके पास से 12 mm, 20 mm, 15 mm, 16 mm की बार दी गई है, उसका वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है D² / 162।
कई जगह आपको 0.2 नहीं दिया होता है, सिंपली 162 ही दिया होता है। ये फॉर्मूला होता है आपको फाइंड आउट करने का। तो डी क्या होता है यहाँ पे, डी का स्क्वायर, यानी कि जो डायमीटर की बार आप यूज कर रहे हैं वो, यानी कि 12 की करें तो 12 का स्क्वायर ओवर 162। तो ये जब आप इसको करेंगे तो 1 मीटर लेंथ जितनी भी आपकी बार होगी उसका वेट निकल के आएगा। आपके पास जितनी लंबी है तो जो यहाँ पर 1 के निकल के आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई, जैसे कि 40 की होगी आपकी बार मीटर की, तो 40 गुणा कर देंगे तो आपका 40 मीटर का वेट जो है वो निकल कर आ जाएगा। सो मेन जो फैक्टर होता है, इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कार्बन कंटेंट कितना होता है भाई स्टील में। तो स्टील में आपको पता है कि 1.5% तक कार्बन कंटेंट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपकी एक पिग आयरन होती है, उसमें होता है 4.5% कार्बन कंटेंट उसमें होता है। लेकिन स्टील में आपको पता है कि यहाँ तक 1.5% तक ही कार्बन कंटेंट होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगर आप कार्बन कंटेंट को बढ़ा देंगे स्टील में तो उससे क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी, ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं, वो कम हो जाती है कार्बन कंटेंट बढ़ाने से। सबसे जो ज़्यादा प्योर आयरन की फॉर्म होती है वो रोट आयरन होती है। रोट आयरन, इसमें कार्बन कंटेंट आपको सबसे कम देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट याद कर लीजिए। बाकी स्टील के बारे में आपको और जानकारी जो चाहिए तो आप हमारी जो प्रीवियस वीडियो बनी है वहाँ पर देख सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये जो पिक्चर ली है हमने, ये क्यों ली है इसके बारे में हम अब बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टील जो होती है वो किस तरह की दिखती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिंग जैसी बनी हुई है, रिंग सभी स्टील में बनी हुई है, एंड ये बना हुआ है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं रिब्स। इसके दो और नाम होते हैं, एक रिब्स होता है, एक होता है लग्स होता है, दूसरा जो होता है तीसरा वो होता है डिफॉर्मेशन। ये इसके 3 नाम होते हैं। तो ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, ये कंक्रीट और स्टील के बीच में एक अच्छा इंटरलॉकिंग बन सके, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्टील के ऊपर ये दिए जाते हैं। ये मेनली आपको HYST बार के ऊपर ही देखने को मिलते हैं, प्लेन बार में आपको ये नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, इनका नाम आपको पता लग गया। अब यहाँ पे आपको ये पता होने चाहिए कि भाई जो स्पेसिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे दी गई है लग्स हैं ये दो, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग होती है, कितनी होनी चाहिए, एंड इसकी जो हाइट यहाँ पे दी गई है वो कितनी हाइट होती है। जैसे कि ये हाइट आप देख सकते हैं, ये कितनी हाइट है, कितने ऊपर उठा हुआ है, प्लेन बार से ऊपर कितना ये उठा हुआ है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये है एक्सिस ऑफ बार, ये एक्सिस ऑफ बार है, एंड ये लग्स है या फिर डिफॉर्मेशन या फिर रिब जो भी हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। तो ये सारे चीज पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी आपको पता होने जरूरी है। या फिर स्पेसिंग कह लीजिए आप, मैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पेसिंग या फिर जो पिच होती है वो कितनी होती है। तो स्पेसिंग या फिर जो पिच होती है वो शुड नॉट एक्सीड, यानी कि एक्सीड नहीं होनी चाहिए 0.7 इंटू डाया ऑफ बार। 0.7 इंटू डाया, जैसे कि आप 12 mm का यूज कर रहे हैं तो इंटू 12 कर देंगे आप, तो जितना भी आएगा उतने mm से ज़्यादा की स्पेसिंग जो है उस बार में नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट एक्सीड 0.7 डाया। तो ये पॉइंट आप स्पेसिंग या फिर पिच के बारे में पता लग गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाइट जो होती है लग की वो कितनी होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट जो है वो बन रही है, तो कितनी हाइट जो है वो बन रही है। तो ये हाइट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हाइट जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0.04 से लेकर 0.05 इंटू डाया ऑफ बार। तो इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब एक्सिस ऑफ बार जो है, ये एक्सिस ऑफ बार यहाँ पे दिया गया है, एंड ये लग्स। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा भाई, तो वो एंगल जो है वो कितना बनना चाहिए। तो एंगल जो होता है शुड नॉट बी लेस देन 45 डिग्री, 45 से कम का एंगल नहीं बनना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टील के ऊपर। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
कि भाई कुछ ना कुछ और होता है, क्योंकि मैंने एक स्टील के ऊपर वीडियो बनाई है ऑल अबाउट स्टील, आप हमारी प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, तो उस वहाँ पर भी आपको स्टील के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, कोई भी मटेरियल हो गया, उसके ऊपर सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।